नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ 11वां नक्षत्र जो कि है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। नक्षत्र की सीरीज में हम बढ़ते बढ़ते आज अपने 11वें नक्षत्र पर पहुँचे हैं। जानते हैं कि आखिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कैसा है और ये हमें क्या दिखाना चाहता है, क्या बताता है, हमारी कुंडली के कौन से भाव में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है और वहाँ उस भाव से हमें क्या क्या मिल सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। अब जब भी शुक्र का नाम आता है तो हमें दिखती है केवल भौतिक वाली लाइफ, और नेचुरल भी है क्योंकि शुक्र अगर कुंडली में अच्छा है तो इंसान के पास भौतिकता मतलब हर तरीके से उसकी लाइफ में लग्जरी भरी होती है। चाहे उसके पास कैश कैसा भी हो, कितना हो, कम हो, ज़्यादा हो, डिपेंड नहीं करता, परंतु वो फिर भी लग्जरी लाइफ जी रहा होगा। उसको हर सुख सुविधाएं कैसे भी करके मिल जाएंगी। तो ये शुक्र का प्रभाव होता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, इनको शौक बहुत होते हैं और अपने हर शौक को पूरा करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक आज़ादी पसंद नक्षत्र है क्योंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो झूला या पलंग, ये दो इसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। अब झूले से आप क्या समझ सकते हैं? झूला हमें आनंदित देता है, आनंद देता है। और जो पलंग से हम समझते हैं, जो प्रतीक है पलंग, वहाँ पर इंसान एक अपना ऐसी चीज़ चाहता है कि जब वो थक हार के विश्राम करना चाहता है तो वो पूरे आराम की मुद्रा में पलंग पर होता है और फिर वो नए सिरे से उठता है और काम में लग जाता है। तो दोनों ही चीज़ों से देखिए, इनके जो लाइफ होती है ना वो ऐसी होती है कि जो बहुत अपने लाइफ को बहुत एक तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ये ऐसे मतलब बोरिंग तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी सकते। जैसे जितना इंजॉय हम एक झूले को झूल के करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, वही इंजॉयमेंट ये अपनी लाइफ में भी चाहते हैं। भौतिकता की तरफ ये ज़्यादा बढ़ते हैं, बट आगे भी बताऊंगी कि आगे और क्या करते हैं। सिंह, इनकी जो चारों पद आते हैं वो सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। तो सूर्य का प्रभाव तो इनके पास जबरदस्त होता है, इसलिए नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर होती है। ये लोग अगर मतलब इनके सामने कोई इनकी आज़ादी पर खलल डाले या कोई इनकी आज़ादी को कहे कि ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो ये उससे रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। इन्हें अपनी आज़ादी इस लेवल तक पसंद होती है। मतलब ये सुन नहीं सकते किसी की, क्योंकि नेतृत्व यहाँ पे सूर्य का प्रभाव जहाँ भी पड़ेगा, जिस भी अगर आपका सूर्य कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है तब हमारे अलग तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं, और सूर्य वीक होने पर थोड़े से अलग तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अच्छे और बुरे मिश्रित प्रभाव होते हैं हमारे। तो नेचुरल है, जब अच्छा होगा तो अच्छे प्रभाव, बुरा होगा तो बुरे प्रभाव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सूर्य यदि अच्छा है तो नेतृत्व करेंगे लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखेंगे, और सूर्य यहीं अच्छा नहीं है तो ये नेतृत्व करेंगे लेकिन कभी भी दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करेंगे। इसी चीज़ को आप मानकर चलिए। हर जो 9 ग्रह होते हैं ना, वो बस यही फ़र्क होता है कि अच्छे हैं तो वो सामने वाले की फिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने नक्षत्र का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अपने ग्रहों का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और वहीं अगर कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं हैं, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो वही आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी नक्षत्र बताता तो है कि आप कैसे होंगे, आपको क्या मिलेगा, लेकिन उसके जो स्वामी होते हैं, जो उसके स्वामी ग्रह होते हैं और जो जिस राशि में वो आ रहा है, आप हमेशा उनकी प्लेसमेंट देखिए। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग पूरा टॉपिक सुनते नहीं हैं, और जैसे औरों की भी हम वीडियो देखते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आप पहले ये समझिए तो सही, उससे पूछिए कि आखिर मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा तो ये नक्षत्र है। नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आपके उस नक्षत्र के जो ग्रह हैं, जो उस नक्षत्र पर प्रभाव डाल रहे हैं, वो प्लैनेट्स ही अच्छे नहीं हैं। अब मान के चलिए, मैंने बताया यहाँ पे शुक्र एक स्वामी ग्रह आता है और शुक्र ही आपकी कुंडली में नीच का हो जाए तो क्या वो आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव देगा? नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका शुक्र खराब है, अच्छे पहावों में नहीं बैठा हुआ, तो आपको लग्जरी कैसे दे सकता है? नहीं देगा। बस ये है कि आपका काम चल रहा है, इतना सुख आपको दे देगा कि हाँ, आप वैभव या थोड़ा बहुत आपको मतलब रोटी की कमी एटलीस्ट नहीं हो रही, आप सारी सुख सुविधाएं नॉर्मल वाली जी रहे हैं। तो यही फ़र्क होता है। अब इसके जो देवता आते हैं वो होते हैं भग देवता। भग देवता भी सौभाग्य और आनंद के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें योनि का भी, स्त्री योनि का भी प्रभाव पड़ता है। उससे हम ये जान सकते हैं कि इन्हें भौतिक सुख की क्या विलास है। मतलब एक तरीके से ये इंटेंसिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये किसी के भी प्रति मतलब बहुत अंदर तक घुसते हैं। इनको जब तक पूरे तृप्त नहीं हो जाते, जो इनकी भावनाएं होती हैं उससे ये तृप्त नहीं हो जाते, तब तक इनको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आती। और जहाँ ये सेटिस्फाइड उस भाव से हो जाते हैं, वहीं ये अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एकदम सडनली रियलाइज़ होता है कि मैं इस दुनिया में इस चीज़ के लिए नहीं आया था।
अब मुझे आगे बढ़ना है और अध्यात्म की तरफ ये बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य का कहीं ना कहीं इनके आत्मा है सूर्य, और अगर सूर्य का कुंडली में प्रभाव अच्छा है तो डेफिनेटली ये भौतिक सुखों से पूरे विलीन होके विलिप्त होकर, या कह सकते हैं कि हर तरीके के सुख भोगने के बाद इंसान को लगता है कि अब मुझे इन सुखों की ज़रूरत नहीं है, तब वो भगवान या अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। वही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी अगर आप जन्मे हैं तो आप देखेंगे कि आप जब आप पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इस संसार में सिर्फ ये मोह माया ही नहीं है, आगे भी कुछ है, तब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब आप बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, बट डिपेंड करता है आपके सूर्य पे, आपके शुक्र पे, हर चीज़ पे। इसके जो पशु होते हैं वो मादा पशु, मादा चूहा होता है। तो चूहे का आपने रोल देखा है ना, बहुत सक्रिय होता है, बहुत एक्टिव होता है, वही इनके अंदर भी होता है। बस सक्रिय होता है और सतर्क रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा। तो ये बहुत सतर्क अपनी लाइफ में, मतलब इन्हें पता है कि मुझे कब क्या स्टेप लेना है, कब मुझे अपने आप को बचाना है, कैसे बचाना है, वो सारी चीज़ें इन्हें, आप चूहे को समझ लीजिए और इनको समझ लीजिए, वो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इनका गण मनुष्य गण होता है, तो इनके अंदर ना राक्षस की प्रवृत्ति और ना देवता की, ये बैलेंस होते हैं जो एक मनुष्य सोच सकता है। मनुष्य क्योंकि भोग विलास करने के लिए ही आया है तो वो करता है, तो वही चीज़ इनके अंदर भी है, लेकिन एक टाइम के बाद इनके अंदर वो चीज़ ख़त्म भी होने लगती है। पक्षी इसका महोक पक्षी है। अब जो मैंने चारों पद बताए हैं वो आपके, पहला पद इसका सिंह नमांश में आता है, दूसरा कन्या, तीसरा आपका तुला और चौथा वृश्चिक। आप जब भी किसी का आता है तो वो आप हमेशा लगा लीजिए कि जैसे अगर पहला पद आपका सिंह नमांश में हुआ तो सूर्य, यहाँ पे सूर्य का डबल इम्पैक्ट हुआ। अब जहाँ, क्योंकि सूर्य जो है इस सिंह राशि का भी मैंने बताया, सिंह राशि में और नवमांश भी सिंह हो गया, तो दो दो जगह सूर्य का इम्पैक्ट होना, इनको नेतृत्व करने की क्षमता, यानी ऐसे लोग हो सकता है कि सरकारी नौकरी में जाए, जेल के अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो, और या फिर कोई मैनेजमेंट फील्ड भी पकड़ेंगे तो ये ऐसा पकड़ेंगे जहाँ पर इनकी पोजीशन सर्वोपरि हो। क्योंकि जब सूर्य का जितना प्रभाव पड़ेगा ना नक्षत्र वाइज, आपकी कुंडली वाइज, उतना ही इंसान सरकार से रिलेटेड काम करता है या खुद ही वो सरकार बन जाता है, या ऐसे डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे सरकारी काम हो। दूसरा आपका आता है बुध। बुध का फर्क, मतलब इसका आपका आ गया कन्या नवमांश। कन्या नवमांश में बुध का, तो ऐसे लोग बहुत तार्किक होते हैं, अपनी बातों को तरीके से रखना जानते हैं, तर्क वितर्क करना जानते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि आपका बुध कुंडली में कैसा है। अब यहीं बुध अगर किसी का उच्च का है तो उसकी एक एक बात में कुछ ना कुछ बात होगी, जैसे बात में भी बात होगी, दैट मीन्स आपको उसकी हर बात का लॉजिक दिखेगा, वो बहुत लॉजिकल बातें करेगा। परंतु अगर बुध कुंडली में नीच का हो जाए या अस्त हो जाए तो ऐसे लोग इलॉजिकल बातें करते हैं, या उनके पास कोई तथ्य ही नहीं होते उस बात को करने का, बस वो केवल कर रहे होते हैं। तो यही बुध का प्रमाण है। अगर आपको देखना है कुंडली में बुध कैसा है, या आपको ये समझना है कि सामने वाले का बुध कैसा है, तो समझिए कि क्या वो लॉजिकल बात कर रहा है या इलॉजिकल बात कर रहा है। तो ये चीज़, बच्चों जैसी बातें भले ही वो करे, बट उसकी बात, उस बच्चे जैसी बात में भी लॉजिक होना चाहिए। और जहाँ लॉजिक है तो समझ लीजिए कि बुध इसका बहुत अच्छा है। या अगर कुंडली में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दिखाता है कि बुध अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ, या बुध पर अच्छे भावों का प्रभाव नहीं है, फिर भी वो बड़ी लॉजिकल बातें करता है, ऐसे भी मैंने देखा है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि वो कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड अच्छे काम अपनी लाइफ में कर रहा है, कर्म प्रधान होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके ग्रह कहीं ना कहीं आपको बुरे कुंडली में बुरे दिख के भी आपको वो अच्छा फल दे रहे होते हैं। क्योंकि भगवान भी कहता है मैंने सिर्फ तुम्हें ये आईना दिखाया है, उसको किस तरीके से आपको देखना है, अपने आप को कितना सुंदर बना के देखना है। आप अपने आप को कितना सुंदर बना के आईने में देखते हैं, आप उतने ही सुंदर दिखेंगे ना, कुछ अलग नहीं दिखेगा आईने में। तो वही भगवान कहते हैं तुम जैसे कर्म करोगे तुमको वैसा ही उसका फल दिखेगा सामने से आता हुआ, अच्छे फल, अच्छे कर्म, अच्छे फल। तीसरा जो आता है वो आता है तुला नमांश, यहाँ पे शुक्र का डबल इम्पैक्ट। अब ये वाला जो इसका तीसरा पद आता है, अगर तीसरे पद में आपका चंद्रमा आ रहा है किस में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो डेफिनेटली फिर ये लोग तो मतलब जन्मे ही इसलिए हैं कि ये एक तरीके से पूरी रॉयल लाइफ जीते हैं। मतलब सूर्य हो गया और डबल इम्पैक्ट शुक्र का हो गया, तो इनसे रॉयल लाइफ कोई जी ही नहीं सकता। गजब की इनकी रॉयल लाइफ होती है और हर सुख सुविधाओं को ये भोगते हैं, बस शर्त है कि शुक्र की पोजीशन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। चौथा आता है आपका वृश्चिक। तो यहाँ पे वृश्चिक का यानी मंगल का असर होता है इनके पास, सूर्य और मंगल, और दूसरा आपका शुक्र, ये तीन प्लैनेट्स का असर इनके पास होता है। तो सूर्य तो इनको बनाता ही नेतृत्व क्षमता बनाता है, वो हर जगह आएगा। दूसरा
आपका मंगल का इम्पैक्ट जब आता है तो ऐसे लोग किसी सेना में भी जा सकते हैं जब मंगल और सूर्य दोनों का इम्पैक्ट आ रहा है, या कोई ये भी पुलिस डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। अच्छा मतलब ये करते हैं। बस वृश्चिक राशि में आते हैं तो ये कुछ ऐसे सीआईडी वगैरह जो होते हैं ना, जिसमें इन्हें खोजबीन करनी पड़े, इस तरीके के फील्ड्स में भी ये अच्छा कमा सकते हैं और जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो ये कर सकते हैं। इनके लिए रेडियो जॉकी का भी है। तीसरे अगर भाव में देखें जहाँ डबल शुक्र का इम्पैक्ट है तो वो रेडियो जॉकी, संगीत, सिनेमा ऐसे फील्ड्स में जा सकते हैं। होटल के फील्ड में जा सकते हैं अधिकारी, शीशा, या फिर आपका सर्जन। सर्जन मैंने क्यों बोला, स्त्री विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। क्यों बोला, क्योंकि ये भग देवी की, भग देवता जो है इनके, वो योनि का जो प्रतीक आता है उसके लिए बोला। तो ये स्त्री विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। आलसी होते हैं। अब आलसी क्यों हैं, क्योंकि इनको ना थोड़े टाइम बाद आराम चाहिए। कुछ काम करेंगे बहुत ज़्यादा, इनसे एकदम से आप सोचें कि ये बहुत काम कर लेंगे, बहुत मेहनती होंगे, ऐसा नहीं होता। ये काम करेंगे फिर इन्हें आराम चाहिए। पलंग याद है ना इसका प्रतीक, तो वो सीधा उन्हें थोड़ा काम करने के बाद अपना पलंग याद आएगा, झूला याद आएगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो ये बड़े आराम पसंद वाले लोग होते हैं, काम करके भी आराम करना चाहते हैं, फिर ये दोबारा से न्यू एनर्जी के साथ उठते हैं और काम में लग जाते हैं। तो ऐसा है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। और इसके जो 4 चरणों के अक्षर आते हैं जो नामकरण संस्कार में यूज़ किए जाते हैं वो है मो, टा, टी और टू। तो इस तरीके से आपने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुना, और आगे का नक्षत्र लेकर आऊँगी मैं जल्दी। नमस्कार।